तो अभी हमने इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ ली इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से अलग अलग पोजीशन पे। अब हम लोग क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे और उसके बाद गॉस लॉ वगैरह पढ़ेंगे और फिर उसके कुछ एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। क्या समझेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझ लेते हैं। देखिए क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? देखिए इलेक्ट्रिक मतलब वैद्युत, आपका जो बिजली है, ठीक है। और फ्लक्स का मतलब होता है प्रवाह या फिर धारा। फ्लक्स का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की प्रवाह, या तो हम उसको क्या कह सकते हैं, धारा। जैसे आपने पाइप देखा है, पाइप जिसमें पानी आता है, तो आप उसमें क्या देखते हो, पानी जिस तरीके से लगातार निकल रहा होता है वो पानी का प्रवाह होता है, या पानी की आप कह सकते हो धारा होता है। किसी झरने में देखो या फिर किसी नदी में देखो, ठीक है, तो वहाँ से क्या है, पानी जा रहा है, वो क्या है, उसका प्रवाह है या धारा है। उसी धारा या प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लक्स। और जिस तरीके से ये पानी की धारा का प्रवाह है, ठीक है, या पानी की धारा है या पानी का प्रवाह है, वैसे ही अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का प्रवाह हो, क्योंकि जैसे मान लीजिए हमारे पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करता है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकाल रहा होता है, ये आपने पढ़ा था ना। अब इसी तरीके से ढेर सारे चार्जेस होंगे तो उसमें से ढेर सारी फील्ड ऑफ लाइंस निकल रही होंगी, और उनका जो धारा रहेगा या प्रवाह रहेगा उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सिंगल चार्ज के भी धारा या प्रवाह को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। बात समझ में आ रही होगी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बता रहा होता है कि धारा या प्रवाह, इसको डिनोट किससे करते हैं, देखो मैं इसमें कुछ लिखा देता हूँ। इट डिनोट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बात समझ में आ रही है। फिजिक्स को देखिए, अगर आप सिर्फ ये समझेंगे कि इसके अंदर फॉर्मूले हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, तो नहीं समझ में आने वाली। लेकिन अगर आप इसको जैसे ही अपनी लाइफ के संग रिलेट करने लग जाओगे और उसको समझने लग जाओगे कि हाँ लाइफ में ऐसे होता है, ऐसे होता है, तब आपको बहुत ईजी लगेगा। और जैसे आप लोग पिक्चर वगैरह देखते हो ना, एकदम वैसे लगेगा, एकदम आराम से आप बस बैठे बैठे पूरी चीज़ें समझते जाओगे। समझने के मन से आना, पहले से दिमाग में ये मत बना लेना कि मुझे फिजिक्स नहीं आती, मुझे फिजिक्स नहीं आती। बस ये सोचना है कि सर के संग आए हैं, कुछ नहीं करना, बैठे बैठे बस सर जो बोल रहे हैं बस देखना है, सुनना है। एक जैसे फ्रेंड के संग आते हैं ना, आप लोग बैठ के सिर्फ बात करते हो, वैसे ही समझ लेना कि बात कर रहे हो और सिर्फ और सिर्फ देख रहे हो, बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगी। देखो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है भाई, ये फ्लो ऑफ लाइन्स है। क्या है, फ्लो ऑफ लाइन्स है, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की। अब इसको समझते हैं। जब भी हम लोग देखिए फ्लो की बात करते हैं, जैसे हमने पाइप लिया, पाइप में से जिसमें से पानी निकल रहा है, ठीक है, गार्डन में हम लोग अपने पानी डाल रहे हैं। जब पतला वाला पाइप हम लोग लेते हैं और एक मोटा वाला पाइप लेते हैं, तो हम खुद जानते हैं, कोई भी बच्चा हो, कि अगर दोनों में सेम स्पीड से अगर पानी आ रहा होगा तो जो मोटा वाला पाइप है उसमें से ज़्यादा पानी निकलेगा। क्यों? क्योंकि भले ही उसमें स्पीड सेम हो, प्रवाह या धारा सेम हो, पर उसमें चूँकि एरिया बढ़ जाता है इसलिए उसकी धारा भी बढ़ जाती है ना। मतलब अगर जैसे उसका एरिया बढ़ेगा वैसे उसमें से निकलने वाली पानी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के ऊपर तो डिपेंड करेगा ही। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए छोटा वाला पाइप है ना, छोटे वाले पाइप से पानी निकल रहा है। क्या निकल रहा है, पानी। तो पानी के सेंस में हमने क्या समझा कि जो फ्लक्स है वो धारा है। फ्लक्स क्या है, धारा है या प्रवाह है। तो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, आपके पानी के ऊपर डिपेंड कर रही है ना। फ्लक्स जो है आपकी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, पानी के ऊपर डिपेंड कर रही है। किसके ऊपर, पानी के ऊपर। पर क्या सिर्फ और सिर्फ ये पानी के ऊपर डिपेंड कर रही है, नहीं, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, साथ ही डिपेंड कर रही है आपके एरिया के ऊपर। जैसे मैंने पाइप का साइज़ मोटा कर दिया, बड़ा वाला पाइप ले आया, ट्यूबवेल वाला ऐसे लेके पूरा का पूरा जो खेतों में लगते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें से पानी और ज़्यादा आएगा, पानी और ज़्यादा आएगा, ऐसा लगेगा कि बाढ़ आ गई है ना। तो उसका प्रवाह क्या हो जाएगा, और ज़्यादा हो जाएगा। मतलब फ्लक्स पानी पे तो डिपेंड कर रहा था, साथ ही साथ फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, हमारे एरिया के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, एरिया के ऊपर। और ये कैसा डिपेंडेंस है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला डिपेंडेंस है। कैसा है, तो आप ये सब तो जानते ही हो कि फिजिक्स में जब भी कोई चीज़ डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है एक दूसरे के ऊपर तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे हमने कूलम्स लॉ में किया था। ठीक है, फिजिक्स को समझिए।
फिजिक्स को समझिए, मज़ा आएगा। रटते जाएंगे कुछ नहीं समझ में आएगा, और रटने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। रटे हुए बच्चे ज़्यादा दूर तक जा ही नहीं पाते, और समझे हुए बच्चों को सब चीज़ में मज़ा आने लग जाता है। फिर फिजिक्स आपको सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बन जाना है अगर आपको समझ में आने लग गई, ठीक है। तो अगर मैं फ्लक्स की बात करूं, तो कूलम्स लॉ में हमने क्या किया था, देखो एक Q1 के ऊपर डिपेंडेंट था, एक Q2 के ऊपर डिपेंडेंट था। तो दोनों को हमने क्या कर दिया था, मल्टीप्लाई कर दिया था। वैसे यहाँ पे भी क्या कर देंगे हम लोग, पानी के संग एरिया का मल्टीप्लाई कर देंगे। वो हमारा क्या आ जाने वाला है, वो हमारा फ्लक्स आ जाने वाला है। बात समझ में आ गई। अब सेम इसी कॉन्सेप्ट को मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर लगाता हूँ। किसके ऊपर लगाता हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर लगाता हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है हमारा फाई, वो क्या है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकल रही है। कौन निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पॉजिटिव में से निकलती है, हाँ या ना, याद आ रहा है ना आपको, और निगेटिव के अंदर जाती है। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, E किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एक E के ऊपर, ठीक है। किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, E के ऊपर। सेकंड, जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा, आपने देखा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस आपकी ज़्यादा निकलेंगी, तो क्या हो जाएगा E, और दूसरा क्या है आपका DS। DS क्या हो गया, इसमें एरिया हो गया। DS क्या हो गया, एरिया। लेकिन अभी इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन के साइन की कमी है, मल्टीप्लिकेशन की साइन की कमी है। तो आप जानते हो दो वेक्टर क्वांटिटी दो तरीके से मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। एक उनका वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होता है, एक उनका स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है। जिन बच्चों को मल्टीप्लिकेशन के बारे में भी नहीं पता होगा तो एक बार कमेंट में डाल दीजिएगा, तो मैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन या वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का भी एक वीडियो बना दूंगा अलग से, क्योंकि अभी तो हम लोग इस पे चल रहे हैं। स्केलर या वेक्टर मल्टीप्लिकेशन तो अभी इसमें है नहीं, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आता है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है या वेक्टर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस के साथ कि फिजिकली क्या बता रहा होता है, तो मैं उसको डाल दूंगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, अब यहाँ मल्टीप्लाई के साइन की कमी है ना, दोनों के बीच मल्टीप्लाई का साइन आना चाहिए। अब यहाँ पे दो साइन आ सकता है, या तो आपका क्या आ सकता है, वेक्टर क्वांटिटी वाला मल्टीप्लिकेशन आ सकता है, डेट इज क्रॉस प्रोडक्ट, और दूसरा क्या आ सकता है, डॉट प्रोडक्ट। दूसरा क्या आ सकता है, डॉट प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट आएगा कि डॉट प्रोडक्ट आएगा, ये चीज़ किस पे डिपेंड करेगी, हमारे खुद के प्रोडक्ट पे। मतलब जो दो क्वांटिटी को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन उसके बाद जो क्वांटिटी आ रही है, ये जो क्वांटिटी हमारी आ रही है ये कैसी है। जो क्वांटिटी अगर हमारी आ रही है ये अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है, देन जो मल्टीप्लाई हुआ है वो कैसा हुआ है, वेक्टर प्रोडक्ट का, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई हुआ है। और जो हमारी क्वांटिटी आ रही है अगर वो स्केलर आ रही है तो हमने कैसा मल्टीप्लाई किया है, स्केलर मल्टीप्लाई किया है। बात आपको समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पे जो फ्लक्स होता है, जो धारा होती है, वो कैसी चीज़ होती है, स्केलर। कैसी चीज़ होती है, स्केलर। कैसे होती है इसको आप समझिए। जैसे जब भी हम लोग धारा की बात करते हैं कि प्रवाह आ रहा है, धारा आ रहा है, मतलब पाइप से पानी आ रहा है, तो हम क्या कहते हैं, पानी तेज हो गया, पानी कम हो गया। मीन्स मैं उसकी मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ ना, कि देखो यहाँ पे पानी कम निकल रहा था, यहाँ पे पानी ज़्यादा निकल रहा था। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करूँगा तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ज़्यादा निकल रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कम निकल रही है। बस ये क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस तो ऑल डायरेक्शन में निकलेंगी। पानी अगर यहाँ से पाइप से निकलेगा तो सभी डायरेक्शन में जाएगा ना, कोई एक निश्चित डायरेक्शन तो है नहीं कि हम लोग ये बोलते हैं कि हमने जैसे ही पाइप खोला तो हमारे पाइप से पानी उत्तर दिशा की तरफ निकलने लगा, पूरब में जाता ही नहीं था। हम पूरब में भले पाइप को मोड़ दे, लेकिन पाइप का पानी सिर्फ और सिर्फ हमारे उत्तर दिशा की तरफ जा रहा था। ऐसा तो कुछ नहीं होता था ना कि नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा हो। तो वैसे ही क्या है ना, ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसमें आपके डायरेक्शन नहीं है। तो अगर स्केलर क्वांटिटी है तो इसका मल्टीप्लाई भी कैसा होने वाला है, स्केलर, डेट इज डॉट प्रोडक्ट, डेट इज डॉट प्रोडक्ट। और इसको मैं क्लोज इंटीग्रल कर देता हूँ। क्लोज इंटीग्रल का मतलब है क्लोज सरफेस। क्लोज इंटीग्रल का मतलब है क्लोज सरफेस। इरेज कर दूँ इसको। क्लोज सरफेस, जैसे मान लीजिए ये आपका छोटा सा प्यारा सा चार्ज है और ये बॉक्स के अंदर कभी रखा हो, ठीक, कभी आपका किसी स्फेयर के अंदर रखा हो, ठीक है। तो इस क्लोज सरफेस के अंदर अगर रखा होगा तो क्लोज सरफेस में चारों तरफ से क्या करेगा, ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकालेगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकालेगा। तो जब क्लोज सरफेस से हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकाल कर देखेंगे तो हम इसकी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस को कवर कर लेंगे। इसके लिए हमने क्या लिख दिया, क्लोज सरफेस। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला आ गया,
इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। बात आपको समझ में आ गई बच्चों, बहुत ही आराम से समझ में आ रही है। ये किसकी बात आ गई? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी? फाई, क्या आ गई? फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस। शाबाश, समझ में आ गई ना बच्चों? फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस। अब मैं इसको फिगर में दिखाऊं आपको ना, मैं इसको फिगर में दिखाता हूं आपको। जैसे ये देखो, जैसे ई डॉट डी एस को मैं इसको पहले खोल भी लेता हूं तो आपको फिगर दिखाता हूं। ई डॉट डी एस कॉस थीटा ना, डॉट प्रोडक्ट में हमेशा क्या आता है हमारा? कॉस थीटा। अभी थीटा क्या है? देखो थीटा जो है यहाँ पे, थीटा ये नीचे से ऊपर आ जाना, ठीक है, नीचे से ऊपर आ जाना, क्योंकि नीचे पता नहीं शायद दिख रहा होगा कि नहीं, इस साइड आ जाना। थीटा इज द एंगल, थीटा क्या है? एंगल है बिटवीन ई एंड डी एस। ई और डी एस के बीच में क्या है? एंगल है। एक बार इतना लिख लो, मैं देख लूँ कैमरे में अगर पूरा आ रहा है तो मैं उस हिसाब से बताता हूँ। ओके, ये तो पूरा बोर्ड ही आ रहा है। सही कैमरा सेट हुआ है आज। चलो यहाँ देखो, पूरा बोर्ड आ रहा है हमारा। यहाँ देखो, एक एक करके चलते हैं। ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस आ रही हैं। क्या आ रही हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, करेक्ट। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन से मैंने किस अपना सरफेस लिया, ठीक है। सरफेस देखो कैसे लिया, ये हो गया मेरा सरफेस। क्या हो गया? ये हो गया मेरा सरफेस। ये सरफेस से होते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस यहाँ से बाहर निकल रही हैं, करेक्ट। अब देखो आपको क्या पता है? अच्छा, आपको ये चीज़ पता ही नहीं है। पहले ये तो बताऊं तुम लोगों को, इसको नोट कर लिया होगा। साइड का इरेज करता हूँ, एक बात बताता हूँ आपको। गलती हमारी है, हमने ये बात बताई ही नहीं आपको, तो कहाँ से पता चल जाएगा। चलो यहाँ देखो, जैसे जो हमारा एरिया होता था वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता था। उसमें हमने बचपन में क्या पढ़ा था? एरिया पढ़ा था। जैसे मान लो ये हमने पढ़ा एल, ये पढ़ा बी, तो हमने एरिया सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ते थे? एल इंटू बी, डेट इज ए इज इक्वल टू एल इंटू बी, या फिजिक्स में हम लोग लिखते हैं कभी कभार एस इज इक्वल टू सरफेस एरिया एल इंटू बी, ठीक है। सरफेस एरिया इसका वही होगा, 3D में जब आओगे तो सरफेस एरिया की हम लोग बात करते हैं, बात वही है इधर, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दो कि ये तो किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए, क्योंकि जो हमारा एरिया है वो आप सिर्फ और सिर्फ किस में देखते थे? मैग्नीट्यूड में देखते थे, क्योंकि एल भी क्या होता था हमारा? स्केलर क्वांटिटी होता था, बी भी हमारा स्केलर क्वांटिटी होता था। लेकिन जैसे ही अभी हम लोग ने फिजिक्स में आगे पढ़े तो हमने वेक्टर फॉर्म पढ़ा ना। हमने क्या पढ़ा? वेक्टर फॉर्म। और सीधे सीधे हमने क्या देखा कि यहाँ पे ये एक ए वेक्टर है और करस्पॉन्डिंग ये बी वेक्टर है। तो जब हम एरिया निकालेंगे, अगर मान लो इसको हमने एरिया निकालना चाहा ए वेक्टर का बी वेक्टर के संग, तो ऑब्वियस है ये क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी आने वाली है, ये सिर्फ और सिर्फ स्केलर नहीं आने वाली। इसके संग कहीं ना कहीं इसका डायरेक्शन भी होगा, इसके संग कहीं ना कहीं इसका डायरेक्शन भी होगा। तो आपने जब क्रॉस प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन किया होगा तो आपको याद होगा कि आप अगर ए क्रॉस बी करते हो तो क्या करते हो? ए की डायरेक्शन में हाथ रखते हो एंड देन बी की डायरेक्शन में क्या करते हो? कर्ल करते हो। तो जो आपके अंगूठे की डायरेक्शन आ रही होती है किसकी आ रही होती है? ए क्रॉस बी की, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूँ, ए की डायरेक्शन में हाथ रखूँ और बी की डायरेक्शन में कर्ल करूँ, तो सी की डायरेक्शन देखिए हमारी क्या रहेगी? ए की डायरेक्शन मैंने हाथ रखा, बी की डायरेक्शन में कर्ल किया, देन कहाँ आ रही है? अंदर की तरफ। कहाँ आ रही है? अंदर की तरफ। तो मैं कहीं ना कहीं इसको कह सकता हूँ इनवर्ड। क्या कह सकता हूँ? इनवर्ड। इनवर्ड आ रही है इधर, क्या आ रही है? इनवर्ड आ रही है, ठीक है। तो इसी तरीके से जब मैं इसको उल्टा करके देखूं, कैसे देखूं? उल्टा करके देखूं, बी क्रॉस ए करके देखूं, तो बी क्रॉस ए करूंगा तो देखो कहाँ आ जाएगी? बी की तरफ हाथ रखा, ए की तरफ कर्ल किया, तो कहाँ आ रही है? बाहर की तरफ आ रही है। इसके लिए क्या आ रही है? देखिए बाहर की तरफ, डेट इज आउटवर्ड, डेट इज आउटवर्ड। तो दोनों ही टाइम में अगर मैं देख रहा हूँ तो मेरा जो ये प्लेन है, देखिए जिस बच्चे को स्केलर मल्टीप्लिकेशन या वेक्टर मल्टीप्लिकेशन नहीं आता होगा उसको ये बात बिल्कुल नहीं समझ में आ रही होगी, मैं साफ साफ बता रहा हूँ।
अगर आपको नहीं आता स्केलर मल्टीप्लिकेशन या वेक्टर मल्टीप्लिकेशन तो साफ साफ मैसेज कर दीजिए कमेंट पे, तो मैं आपको बता दूंगा, मैं सारा चीज़ समझा दूंगा। ओके, नहीं तो आपको नहीं समझ में आ रही होगी। अब यहाँ देखिए, अगर मैं ये b क्रॉस a करूँ, क्या करूँ, b क्रॉस a करूँ, b की तरफ हाथ रखूँ और a की तरफ कल करूँ, तो देखिए मेरी अंगूठे की डायरेक्शन कहाँ आ रही है, बाहर की तरफ, दैट इज आउटवर्ड। जब मैंने a क्रॉस b किया तो इनवर्ड आया, जब b क्रॉस a किया तो आउटवर्ड आया। दोनों ही कंडीशन में जो मेरा प्लेन शीट ऑफ पेपर था, दैट इज मेरा बोर्ड, इन दोनों के परपेंडिकुलर आ रहा है। कहाँ आ रहा है, परपेंडिकुलर। इसलिए जो भी एरिया होता है, क्या होता है, एरिया हमेशा, जैसे मान लीजिए मेरा एरिया मैंने बनाया ना, इसके परपेंडिकुलर इसका क्या आता है, वेक्टर। परपेंडिकुलर क्या आता है इसका, वेक्टर। बात समझ में आ गई। एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, किसी भी एरिया के परपेंडिकुलर। अब देखिए यहाँ आते हैं, इसी चीज़ के लिए इतनी सारी चीज़ें बता, यहाँ आते हैं, ये हमारी क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस हो गई ना। अब देखिए, अब इसके परपेंडिकुलर अगर मैं एक एरिया ले रहा हूँ तो ये तो सेम यही हो गया। ds अगर ले रहा हूँ तो ये भी क्या हो गया, सेम यही हो गया। तो लेकिन क्या हर बार यही कंडीशन रहेगी ना, ये तो मैंने एक कंडीशन बता दी ना, कि जब मान लो इन दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये है हमारा सरफेस, ये क्या है हमारा सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कुछ इस तरीके से आ रही हूँ, हाँ या ना, कुछ इस तरीके से आ रही हूँ, दैट इज थीटा एंगल ये बना रहा है। या फिर ये भी तो हमारा हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ऊपर से नीचे की तरफ कहीं जा रही हूँ, हाँ या ना। ये परपेंडिकुलर बन गया ds, ये किसका हो गया, e का, ये किसका हो गया, e का। तो ये इसके बीच में एंगल एक और ले जाता हूँ, ठीक, क्या बन गया, थीटा। अब इधर देखिए, मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमको e या ds का मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें e और ds के मल्टीप्लिकेशन के संग दोनों के बीच का एंगल भी फाइंड करना होगा कि किस एंगल से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस उस सरफेस से पास आउट हो रही है। इसीलिए हम इसको क्या लेते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, फाई e इज इक्वल टू e ds cos थीटा। क्या लेते हैं, e ds cos थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है, हमारा एंगल है। थीटा क्या है, एंगल है। क्या है, एंगल बिटवीन किसके बीच में है, e वेक्टर एंड ds वेक्टर। और इसको सिंपली लिखूँ तो क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल e डॉट ds। बात समझ में आ गई बच्चों को, दोनों लिख लीजिएगा ना, e डॉट ds भी लिख लीजिएगा, e ds cos थीटा भी लिख लीजिएगा। अब देखो, जो बच्चे अच्छे होंगे ना, जिन्होंने यहाँ तक पूरा वीडियो देखा होगा, अब उनको एक बात और समझ में आ गई होगी, जब यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, सेम टू सेम मैग्नेटिक जब आप पढ़ोगे तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आएगी, हाँ या ना। और ऐसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट आने वाला है। मैंने तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड का बता के सेम टू सेम किसका बता दिया, मैग्नेटिक फील्ड का भी इसी चैप्टर में बता दिया। क्यों, क्योंकि तुम यहाँ तक टिके, तुमने यहाँ तक समझा, उसमें कुछ नहीं होना है, उसमें कुछ नहीं होना है, उसमें बस फाई ई की जगह मैं क्या कर दूंगा, फाई बी। इसलिए देखिए बुक में आपके ई लिखा होता है, क्लोज इंटीग्रल बी दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस इनटू ds। ये आपका क्या आ गया, मैग्नेटिक फ्लक्स। फिजिक्स इज सो सिंपल एंड ब्यूटीफुल। ये क्या आ गया, मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, कुछ जगह ds लिखा होता है, कुछ जगह da लिखा होता है, फटाफट नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग क्या समझेंगे, कुछ बेसिक टर्म्स समझेंगे कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है। देन उसके बाद हम लोग गॉस लॉ को समझेंगे, फिर उसका एप्लीकेशन लगाएंगे। पहले इतना नोट कर लीजिए आप लोग।